सा नॉर्मल पब्लिक से कनेक्ट से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमने पैनल डिस्कशन रखा था कि जिसमें कि हम लोग जो नॉर्मल आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछने की कोशिश करूंगा आपकी तरफ से। आपको कहीं लगता है बीच में कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया पैनल डिस्कशन में, तो आप में से कोई भी बंदा उठ के अपना जनरल जो क्वेश्चन है इस चीज को लेके वो पूछ सकता है। हम इन जनरल जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर के क्या प्रकार हैं, क्या इंसिडेंस है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या जो हम नॉर्मल क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। कोई भी बंदा ये सुनता है तो फिर उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें ये सब लोग एक्सपर्टीज हैं अपने अपने फील्ड्स में। इन सब लोगों की ओपिनियन क्या है, और ये ओपिनियन बहुत बार आप लोगों से अलग हो सकती है। आप लोग कोई भी एक अपना क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज झिझकिएगा मत और उठ के अपना आराम से सवाल पूछ सकते हैं। एक जनरल डिस्कशन के लिए मैं मॉडरेट करता हूँ इस सेशन। थैंक यू। सो पहली ये स्लाइड है, इस आप ये स्लाइड देखेंगे तो ये 2011 का एक परसेंटेज पॉपुलेशन रेशियो है, 2011 का 2022 का। हम नीचे से भी शुरू करें तो ये एज है, जैसे 1 से 4 साल के बीच में, 10 से 15 साल के बीच में, 30 से 35 साल के बीच में। बट ये जो 7.2 है, ये आप 2022 में देखेंगे तो भी 7.3, 7.6 है, 9.4 है, वो इवन कम हो गया 8.2। तो ये जो परसेंटेज पॉपुलेशन, जो परसेंटेज पर 1000 पीपल हो रहे हैं कैंसर से, वो उसका रेशियो है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। बट जब मैं नॉर्मल पब्लिक के बीच में जाता हूँ, जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं अपनी फैमिली में बात करता हूँ, पहला सवाल हमेशा ये उठता है कि ये कैंसर इतना अचानक से, इतनी जल्दी, इतना तेज कैसे बढ़ गया। सो मैं आपसे जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये इंसिडेंस बढ़ रहा है, या फिर पॉपुलेशन हमारी कंट्री की इतनी बढ़ चुकी है, या फिर डिटेक्शन रेट बेटर हो गया। मुझे लगता है कि इट्स अ मिक्स ऑफ सारी चीज। वैसे आपको पता है पॉपुलेशन 1.2 बिलियन क्रॉस हो चुके हैं, एक तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है एंड डेफिनेटली जो नए नए टेक्निक्स की वजह से डिटेक्शन रेट्स भी बढ़ रहे हैं। वैसे आमतौर पे देखने को लगता है कि भाई कैंसर का पेशेंट्स बढ़ गया है, बट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन एंड ऑल्सो इंक्रीज डिटेक्शन रेट्स। जैसे ग्राफ दिखा रहे हैं परसेंटेज तो सेम ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जो पॉपुलेशन हम लोग 2011 में देख रहे थे उसके परसेंटेज पे ग्राफ करें, इंसिडेंस तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ ही है, जो इंसिडेंस दिखता है नंबर्स में, एब्सोल्यूट नंबर देखें आप तो। बट परसेंटेज प्रोपोर्शन में जब हम बात करते हैं तो सर आप 30 साल से ओपीडी में देख रहे हैं सर पेशेंट्स, आपको लगता है कि जो परसेंटेज जो ओपीडी की आती थी उसके ट्यूमर रेशियोज बढ़ गए हैं, या फिर पहले भी इतने ही थे, अब डिटेक्शन बेटर हो गया, फैसिलिटीज बेटर हो गई, लोग ज्यादा हॉस्पिटल आने लग गए इस वजह से, या फिर कुछ चेंज हुआ है? आपका ओपिनियन क्या है? ये दोनों ही चीजें एक तो पहले पेरिफेरी पे जैसे हम आए थे हिसार में, उस समय कोई एमआरआई नहीं था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम ये यूजली रहते हैं, हेडेक है, मिर्गी का दौरा आना, किसी हाथ पैर में कमी, आंख में कमी। तो इन सब चीज के लिए हम कंजर्वेटिवली 80% तो मरीज होते हैं ये दवाइयों से ठीक हो ही जाते हैं, और जो पहले 20% पेशेंट ठीक नहीं होते थे उनके लिए जो जांच होती वहां अवेलेबल नहीं थी। अब उनकी बेटर अवेलेबिलिटी की वजह से ब्रेन ट्यूमर और स्पाइनल ट्यूमर, तो एटलीस्ट इनकी इंसिडेंस मेरे को ये लगता है बिकॉज ऑफ बेटर डायग्नोस्टिक। और दूसरा जो एज एक्सपेक्टेशन है, पहले हमारी जो सर्वाइवल एज थी कम थी, अब सर्वाइवल एज बढ़ गई, तो इन दो फैक्टर की वजह से इनकी डिटेक्शन भी बेटर हुई है। मेयर ये नहीं कह सकते परसेंटेज हुआ है, परसेंटेज भी बढ़ा है, बीमारियां भी बढ़ी हैं बिकॉज ऑफ एज और अर्ली डिटेक्शन की वजह से हम इसको स्टेज अर्ली में काउंट। पहले जो स्टेज 3-4 के काउंट होते थे वो घर पे ट्रीटमेंट ही नहीं लेते, हम उनको काउंट नहीं करते। अब सभी कुछ रजिस्ट्री हो जाती है स्टेज 1-2 में, तो इसके बेटर डिटेक्शन की वजह से, बेटर अर्ली डायग्नोसिस की वजह से और बेटर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज की वजह से हम पेरिफेरी पे ज्यादा पेशेंट देखते हैं। डॉक्टर पेशेंट बढ़ रहे हैं या फिर कैंसर बढ़ रहा है? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, इसमें जो इंक्रीजिंग इंसिडेंस है जो कैंसर का, उसको दो तरह से देख सकते हैं। जो डेवलप कंट्रीज में है वहाँ बेटर डिटेक्शन रेट है और पेशेंट पॉपुलेशन है वो ज्यादा अवेयर है, वहाँ पर इसकी इंसिडेंस बढ़ता है। और जो लो सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीज हैं जैसे हमारा देश है, यहाँ पर जो परसेंटेज प्रोपोर्शन रेट इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से भी है। मैम आप तो
मतलब डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर तो नियर जीरो हो गया है वहाँ पे, बट इंडिया में बढ़ रहा है। इंसिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज किया है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ डिटेक्शन रेट, जो सर ने बताया कि डिटेक्शन रेट है। एंड आई थिंक अवेयरनेस पार्ट जो इंडिया में अभी स्टिल लैकिंग है, डेवलप्ड कंट्रीज में वो भी अच्छा है। वो रेगुलर सर्वाइकल स्क्रीनिंग उनके करिकुलम, उनके पार्ट में ही है। अगर वो जॉब के लिए जा रहे हैं तो दे आस्क फॉर कि आपने ये टेस्ट करवाए हुए हैं या नहीं। लेकिन अभी स्टिल इंडिया में आई थिंक फीमेल्स डॉक्टर के पास जाने से ही घबरा रही हैं, इसलिए लेट डिटेक्शन और ट्रीटमेंट लेट हो रही है। दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, डेवलप्ड वर्ल्ड्स में जो इम्यूनाइजेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर दैट इज ऑलमोस्ट 100% अचीव था, और यहाँ पे अभी 0% है। एंड आवर गवर्नमेंट इज जस्ट थिंक ऑफ लास्ट, दैट इज द मेन थिंग। इवन एजुकेटिव स्टेटा they are also not knowing what is the importance by सर्वाइकल कैंसर ही एक सबसे बेस्ट कैंसर है जिसमें इम्यूनाइजेशन से 100% प्रिवेंशन। ये इवन हमारे एजुकेटिव स्टेटा को भी नहीं पता। तो वी विल हैव टू मेक इट ए मास कैंपेन। हमें मास कैंपेन लगे, कॉलेजेस में है, एनजीओ से उनके मिलकर बनाना पड़ेगा। और अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया तो दैट विल चेंज द सिनेरियो ओवर नेक्स्ट 5 years। आई एग्री विद सर। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में भी बाहर से अभी 2-4 दिन पहले यूएसए से लेडी आई मेरे पास कि मैंने बोला मैमोग्राफी करा लो। मैडम वो तो मेरी पिछले साल हो गई थी। मतलब बाहर यूएस में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो है वो पहले से फिक्स है, वो आपको कराने ही कराना है, आपकी मर्जी नहीं है कि मन है तो करा लिया, नहीं तो नहीं। हमारे इंडिया में थोड़ा सा लैकिंग है कि कुछ नॉर्मल, जैसे सर ने भी बोला था कि नॉर्मल डिजीजेस के लिए तो है कि अवेयरनेस होती है, बट कैंसर के लिए अभी ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स नहीं है इतने कि जिसमें स्क्रीनिंग के ऊपर जोर दिया हो। तो बेसिकली हम वही स्क्रीनिंग वाला पार्ट जो ऐड करना चाहते हैं। हर टाइम ब्रेस्ट कैंसर पे भी हमने प्रोग्राम किया था सारा उसी पे कि स्क्रीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसमें हमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए, कब हमें टेस्ट कराने चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मैं ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो सर मैं अभी ये कहना चाहता था कि लोगों में भय हो गया है। जब हम लोगों में जाते हैं ओपीडी करने या कुछ जाते हैं तो लोगों में अब भय है इस चीज को लेके कि कैंसर बढ़ रहा है। तो मैं ये बस ये पॉइंट वो करना चाहता हूँ कि बढ़ रहा है या फिर हम लोग उसको बेटर डिटेक्ट कर पा रहे हैं और बेटर ट्रीट कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों को ज्यादा पता चल रहा है आजकल। पहले पता ही नहीं लगता था शायद। इसी के लिए लोगों की टीचिंग और स्प्रेडनेस की जरूरत है। भाई हम अगर पहले तो ये बताना जरूरी है कैंसर एक असाध्य रोग नहीं रहा। दूसरा, पहले अब भी गांव में ये है अगर हम सुई लगाएंगे तो ये फैल जाएगा, जबकि डायग्नोज करने का बेस्ट तरीका ही एफएनएसी है। तो लोगों को जब हम जागरूक नहीं करेंगे भाई ये तो क्योर होने वाली डिजीज है, अगर टाइमली इंटरवेंशन करा जाए, ना कि स्प्रेड होने वाली, तभी है लोगों का भय दूर होता है। इसके लिए सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, डॉक्टर्स तो अपने सेंटर पे रह के कितने लोगों कर दें। इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पंचायत, और दूसरा जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, टाइम टू टाइम लेक्चर्स, कॉलेजेस, इन सब का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन होगी, तभी हम इस भय को दूर कर पाएंगे और लोग आगे आएंगे इसके लिए। आई एग्री विद डॉक्टर राहुल की थोड़ा सा भय तो है डेफिनेटली। जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो उनके माइंड में डर भी बैठ जाता है, बट अवेयरनेस होना भी जरूरी है किसी चीज को डायग्नोज करने के लिए। तो वही हम समझाते हैं कि डरना नहीं है, बेसिकली वी हैव टू बी अवेयर। मेन फोकस वही है। पॉइंट इस पूरे उसका भी एक्सरसाइज का यही था आपको ये कन्वे करने का कि जो ये हम ओपिनियन बन गया है ना कि इट्स ए इंक्रीजिंग डिजीज, बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। रेट्स आप देखें तो रेट्स उतने ही है स्टडी, हम उसको बेटर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बेटर ट्रीट कर पा रहे हैं पेशेंट्स को। पेशेंट 10-10 साल 15-15 साल जी रहे हैं तो वो लोगों को बता पा रहे हैं। ठीक है, तो एक लेबल लगना इज नॉट कि आपको कोई बीमारी हो गई तो आपका लेबल हो गया। आपकी लाइफ इज योर लेबल, नॉट द डिजीज। तो आप इसको मत रखिए कि कैंसर हो किसी को हो गया है तो वो डिफरेंट हो गया है या कुछ अलग हो गया है। इंसिडेंस उतना ही है। आप लोग अगर सारे नॉर्म्स फॉलो करेंगे तो आपको शायद लाइफ में कभी होगा भी नहीं। सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग कि आप अपनी डॉक्टरी आप अपनी ओपीडी के अंदर, मतलब ये तो वर्ल्ड का डेटा है, वर्ल्ड में मतलब सबसे ज्यादा लंग कैंसर देखा जाता है मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट। बट आप अपनी ओपीडी में आपको कौन सा ज्यादा मिलता है, मेल फीमेल? सबसे मोस्ट कॉमनली आप क्या ट्रीट कर रहे हो? देखा तो सबसे ज्यादा हेड एंड नेक कैंसर सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय लंग कैंसर। हरियाणा में हेड एंड नेक काफी कॉमन है। क्यों मतलब मैं जानना चाहूंगा आपसे भी क्यों ऐसा क्यों है?
90% मोस्टली कहीं ना कहीं आपको स्मोकिंग हिस्ट्री मिलती है, तंबाकू खाना या हुक्का पीना या बीड़ी पीना या सिगरेट पीना, दैट इज द बिग पॉइंट। मतलब वर्ल्ड में हमें लंग मिल रहा है, लंग सबसे ज्यादा कॉमनली होता है लोगों में, लेकिन फिर भी हरियाणा डिफरेंट है। हरियाणा, राजस्थान, आप नॉर्थन इंडिया में जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा हेड एंड नेक कैंसर्स मिलते हैं ओरल कैविटी, और जो कि पूरी तरीके से 90% प्रिवेंटेबल डिजीज है। आप अगर सारे रिस्क फैक्टर्स को हटा दो तो शायद पेशेंट्स को 90% पेशेंट्स को कभी होगा ही नहीं ओरल हेड एंड नेक कैंसर, और ऐसे कैंसर को हम सबसे ज्यादा डील कर रहे हैं। ऐसे ही सेम फीमेल्स में ब्रेस्ट तो माना हुआ है सब में ही, पूरे वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर ही मिल रहा है, बट सर्विक्स का नंबर जो है मैम बड़ा एस्टॉनिशिंग है, जो कि इंडिया में ही स्पेसिफिकली इतना हाई है। अगेन द सेम रीजन है ना, अवेयरनेस और स्क्रीनिंग प्रोग्राम अभी इतने हम नहीं कर रहे जिस लेवल पे वो होने चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि पूरा प्रिवेंटेबल है सर्विक्स कैंसर? हाँ, काफी मतलब अगर हम जैसे पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन से, एजुकेशन से, अवेयरनेस से एंड रेगुलर चेकअप, सिंपल पैप टेस्ट जो हम बोलते हैं, और ये इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, ओपीडी प्रोसीजर, 2 मिनट का टेस्ट है जिसमें हम सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह से एक सैंपल लेके टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिससे हम बहुत पहले ही पता कर सकते हैं कि सेल्स एबनॉर्मल हो रहे हैं, तो हम उसको विदाउट सर्जरी एंड विद एंटीबायोटिक्स एंड ट्रीटमेंट वी कैन क्योर दैट। अगर वो अर्ली स्टेज में है तो सर्जरी से प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि हमें कीमो या रेडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डेफिनेटली लेटर स्टेज में पेशेंट आता है तो हमें कीमो रेडियो पे जाना पड़ेगा, जो आई थिंक थोड़ा सा पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए टॉलरेट करना मुश्किल होता है। और अब मुझे लगता है कि ऐसा कैंसर जो इतना कॉमन और इजिली प्रिवेंटेबल है बाय सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड एचपीवी टेस्ट। तो पॉइंट सबसे बड़ा ये इस स्लाइड से हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि हम जो चीजों से डील कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी ड्रेन कर रहा है ओपीडीज में, सर्जरीज में, वो बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। जो चीज प्रिवेंटेबल नहीं है, जो चीज हम अवॉइड नहीं कर सकते, उस पर हम अगर अपनी एनर्जी लगाते तो हम शायद उनको भी ठीक कर पाते। अभी हमारी वो एनर्जी वो सब पेशेंट्स ले जा रहे हैं जो कि बिल्कुल प्रिवेंट किए जा सकते थे। सो बेटर देन थिंकिंग ऑफ क्योर, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स प्रिवेंशन। तो आप लोग अगर अपने आसपास लोगों को जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये सब कैंसर ना होने दें। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, हेड एंड नेक कैंसर और सर्विक्स कैंसर तो ये बुरी चीज है कि अभी भी हो रहा है। स्मोकिंग को लेके डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया वैक्सीनेशन पे। जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है अभी 26 ईयर्स तक रिकमेंडेड थी, वो अब जो गार्डासिल 9 वैक्सीन है उसकी 45 ईयर्स वी कैन गिव, और 3 डोज देनी होंगी। और जो पैप टेस्ट में जो प्री कैंसरस और ये डिस्प्लास्टिक लीजन्स हैं उनको भी क्लियर करने के लिए डॉक्टर मोहन बहुत अच्छी पॉइंट लगा रहे हैं कि आज ही जाते हुए आप जिनकी भी वाइफ्स हैं, जिनकी भी बेटियां हैं, ये जाके यहाँ से कसम खा के जाइए कि हम लोग वैक्सीन लगवाएंगे, और जैसे ही अवेलेबल होगी गवर्नमेंट से या प्राइवेट जो अफोर्ड कर सकते हैं, गेट योर फीमेल्स वैक्सीनेटेड प्लीज। सो स्मोकिंग की बात हो रही थी, स्मोकिंग तो बहुत बड़ा टाइम लेगा हम लोगों का, इसलिए हम ये पूरा एक स्लाइड है कि जो रिस्क फैक्टर्स है, हर बंदा ये सवाल पूछता है कि होता क्यों है, ये शुरू कैसे हो जाता है, कहां से हो गया, ऐसा क्या हुआ। तो ये रिस्क फैक्टर्स है सारे के सारे, हम चाहे करें टोबैको स्मोकिंग, अभी भी इसमें सबसे ज्यादा 20% केसेस पे, और एक्सेस बॉडी वेट, अल्कोहल कंजप्शन। सबसे पॉइंट है कि आप चौथे 5वें नंबर पे जाके ऐसी चीजों पे आते हो जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती, पहले की सारी चीजें अवॉइडेबल है। सो डॉक्टर स्मोकिंग इतना क्यों है? स्मोकिंग एक तो एडिक्शन है, तो जितना भी हम पेशेंट को काउंसिल करना चाहते हैं फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे ओपीडी में क्या हुआ। एक बार मेरे पास लंग कैंसर के पेशेंट आया, मैंने पूछा बाबूजी स्मोकिंग करते हो? हाँ, मैं एक बीड़ी पी लेता हूँ, 1 पैकेट। मतलब आपकी बीमारी किस वजह से आया पता है? मतलब नहीं पता। मुझे स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी कि उसी की वजह से आपको कैंसर हुई है? ना आप गलत बोल रहे हो, मुझे पता है बहुत से लोग पीते हैं उसको कुछ नहीं होता, जो नहीं पीते उनको भी कैंसर होता है, तो आप क्यों बोल रहे हो मुझे स्मोकिंग की वजह से हो रहा है? तो मतलब आप बताओ किस वजह से हो रहा है? मतलब कुछ नहीं, मैंने 2 महीने पहले गरम जलेबी खाया, तब से मेरा खांसी शुरू हुआ, मुझे लगता है कि उसी की वजह से कैंसर आया हुआ है। तो इस टाइप की अवेयरनेस और ये चीज है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि स्मोकिंग एक प्रिवेंटेबल कॉज है, जितना भी हम कंट्रोल। और एक चीज है जो पूछते हैं कि भाई नॉन स्मोकर्स में क्यों हो रहा है कैंसर? नॉन स्मोकर में जेनेटिक्स की वजह से हो रहे हैं। अगर नॉन स्मोकर्स में 100 में 1 मरीज को कैंसर होता है,
स्मोकर्स में 100 में 10 होते हैं, आपका रिस्क 10 गुना बढ़ रहा है, ये चीज समझना जरूरी है। तो ये नहीं सोचना कि भाई नॉन स्मोकर्स में भी हो रहे तो मैं क्यों ना पीऊं। सर आपके इतने एक्सपीरियंस है ओपीडी का, मतलब हम सब लोग जानना चाहते हैं कि कोई पेशेंट जो स्मोकिंग करता है, क्या उसको हम कन्विंस कर सकते हैं? कोई तरीके हैं ऐसे कन्विंस करने के? इनको तो देखो, कन्विंस तो हम साइंटिफिकली कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम उनको स्मोकिंग किसको मानते हैं हरियाणा में, तो स्मोकिंग मानते हैं बीड़ी, सिगरेट और गुटखा को तो वो स्मोकिंग मानते हैं। वो कहते हैं ये तो हमारा जो है धर्म है, तो उसके बिना तो हम कोई फंक्शन ही अटेंड नहीं करते। जबकि हुक्का भी उतना ही डैमेज है जितना कि बीड़ी और तंबाकू। तो हमें सिर्फ स्मोकिंग में ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कोई भी पेशेंट आता है तो ये हुक्का भी उतना ही डेंजरस है जितना वो। और हरियाणा में क्योंकि ये रिचुअल है, हरियाणा, राजस्थान और इनमें हुक्का ज्यादा पिया जाता है, तो इसीलिए इंसिडेंस भी गले का और मुंह का ज्यादा है। डॉक्टर मोहन, आप कैसे छुड़वाते हैं स्मोकिंग? स्मोकिंग कैसे छुड़वाते हैं आप पेशेंट्स की? हम तो रोज डील करते हैं पेशेंट्स के साथ। हम उसको स्मोकिंग को छुड़ाने के लिए उनको कई तरीके बताते हैं। चाहे आप निकोटिन टेबलेट दे दो, उनका एक ही बहाना रहता है, सर मेरे तो बाव को नहीं उसका, ठीक है, मैं तो उसके लिए पीता हूँ। तो उनको हमारे को कन्विंस तो करना ही पड़ेगा एग्जाम्पल देके। ये बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, जो ओल्ड एज में आ चुके हैं, हम उनको कम से कम कह सकते हैं जो यंग जनरेशन आ रही है उनको उनसे दूर रखना है। वो मैं जब ट्रेनिंग करता था तो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हम लोगों के पास कम से कम 200 पेशेंट होते हैं हफ्ते के, जो जिनमें से हमें ओटी सिलेक्ट करना है। बट हमारे गाइड ने सीधा एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ था। कोई भी पेशेंट आया, वो बीड़ी लेके आया, उसकी जेब में बीड़ी निकलेगी, उसके पैंट में बीड़ी निकलेगी, उसको वहां बीड़ी का एक बंडल रखवा के उसको बोला 4 हफ्ते बाद आना। वो उसको पेशेंट को पता है कि मेरे को सर्जरी करवानी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करानी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर। वो कहता नहीं डॉक्टर साहब कर दो, सर्जरी कर दो, मैं कल से छोड़ दूंगा, मैं ऑपरेशन के बाद छोड़ दूंगा। बोले आज छोड़ी, आज रख के गए, अब 4 हफ्ते बाद आना। 4 हफ्ते जब अगर तुम कंटिन्यू कर सकते हो तो मैं मेहनत करूंगा आपके ऊपर सर्जरी करने की, आपको ठीक करने की, जब आप जो मैं कह रहा हूं वो करने की हिम्मत रखते हो। सो आई थिंक देखिए, एडिक्शन है, सब कुछ है, सब एडिक्शन छोड़े जा सकते हैं। आपको विल पावर लाना पड़ेगा। पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को, रिलेटिव्स को, सबको। मेरे 20% पेशेंट जो वापस नहीं आते मेरे पास इसलिए नहीं आते क्योंकि मैं उनको बोल देता हूं कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा जब तक आप स्मोकिंग कर रहे हैं। और पेशेंट छोड़ते हैं, बहुत पेशेंट छोड़ते हैं। पेशेंट है किडनी कैंसर के, ट्रीट हो रहे हैं, कीमो पे चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं सर मैं 1 हफ्ते में 1 पे आ गया हूं, मैं धीरे धीरे बंद कर रहा हूं। बट आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, बिना बात करे नहीं, उनको समझाना पड़ेगा। इसमें और एक बहुत पार्ट है डॉक्टर, ये पुअर डाइट और एक्सेस बॉडी वेट। इंडिया में मतलब जो अब फैट डाइट इंक्रीज हो रहा है और जो वो है, सो इसका आप देखते हो आपके पेशेंट्स का बीएमआई इतना हाई है, इतना वो है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल वैसे ही जनरल पॉपुलेशन का भी बीएमआई बढ़ चुके हैं, ओबेसिटी बढ़ चुके हैं, और कई सारी कैंसर है जो हायर बीएमआई की वजह से हो सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है ड्यू टू एक्सेस ईस्ट्रोजन हार्मोन, एंड ड्यू टू ओबेसिटी ऑल्सो आपका जो हार्मोनल इंबैलेंस काफी बिगड़ जाते हैं, उसकी वजह से काफी सारी बीमारी बढ़ने का चांस रहते हैं। और आपका जो इम्यूनिटी पावर है, जो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, उसमें भी असर करते हैं। अगर कहीं पे भी आपका जीन में कोई म्यूटेशन आता है, उसको ठीक करने का काम आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जैसा उत्तम सिंह जी ने बताया। तो इस प्रकार की ओबेसिटी की वजह से सारे सिस्टम आपको बिगड़ जाएगा और बॉडी का रिपेयर सिस्टम भी गड़बड़ हो जाएगा, ताकि आपका कैंसर बॉडी खुद ठीक कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर सुजाता, ओबेसिटी कितना बड़ा फैक्टर रह गया ब्रेस्ट के लिए? ओबेसिटी आई थिंक है एक बड़ा फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। वेट रिडक्शन बेसिकली, वैसे तो हर कैंसर में ही ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, बट ब्रेस्ट में हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं क्योंकि हम बोलते हैं ओबेसिटी जो एडिपोज सेल्स हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन एक्सेस में रिलीज करते हैं, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क और ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए फीमेल्स में ओबेसिटी का ब्रेस्ट कैंसर से काफी रिलेशन है। डॉक्टर राहुल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, अगर ये 3 चीजें तो फीमेल्स कैंसर के लिए बहुत ज्यादा प्रोन है और बहुत कॉमन बच्चे जाने का जो हम ट्यूमर बोलते हैं, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे आपको पता ही होगा। तो हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डायबिटीज, ये तीनों अगर फीमेल को है तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है कि उन्हें बच्चे जाने का कैंसर हो सकता है। आजकल नया टर्म हो गया कि कैंसर इज अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। आपके शरीर में किसी तरह का भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, चाहे वो ओबेसिटी रिलेटेड हो, चाहे वो डायबिटीज रिलेटेड हो, वो सब कैंसर में बदल सकते हैं।
सो शायद बाकी बचे हुए कैंसर भी प्रिवेंटेबल हो। आप ओबेसिटी कम करो, आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स कम करो, तो बहुत सारे कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं। सर अब मतलब थोड़ा सा हाँ बस जैसे डॉक्टर ज्योत्ना ने बताया ना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ओबेसिटी, ये सिर्फ कैंसर ही नहीं है, मेरे को लगता है कैंसर में डीजनरेटिव डिसऑर्डर, डीजनरेटिव है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपका हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है, ये नसों में सोजश आना, उसमें ज्यादा प्रिवेंटेबल। तो अगर हम अपनी सेहत जो चीज कंट्रोल में रखते हैं तो कैंसर के साथ साथ बाकी भी हमारे लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी कम हो जाए। बस लास्ट 2 स्लाइड्स। सो ये तो स्पेसिफिक डॉक्टर त्रिविक्रम का डोमेन है। सो मतलब आजकल न्यू टर्म आ गई है मार्केट में, प्रिसीजन मेडिसिन। सो मतलब हाउ यू टेक इट, मतलब अब जो पेशेंट्स हैं उनको क्या मिल सकता है इससे, मतलब बट पेशेंट्स को तो समझ नहीं आता कि प्रिसीजन मेडिसिन से क्या हो रहा है। आप प्लीज थोड़ा सा शॉर्ट में कि प्रिसीजन मेडिसिन क्या है। प्रिसिशन मेडिसिन मतलब जो एग्जैक्ट बीमारी और जो कॉज और जेनेटिक म्यूटेशन है उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना। पहले जमाने में कीमोथेरेपी दिया जाती, कीमोथेरेपी पूरा बॉडी में सारे सेल्स को अफेक्ट करेंगे, बट आज की इतना नया टेक्नोलॉजी आ गया, इतना नया नया टेस्ट आ गया, हम एग्जैक्ट जीन को आइडेंटिफाई करके उसी को टारगेट करके ट्रीट कर सकते हैं, ताकि बाकी साइड इफेक्ट भी ना हो और आपका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट आपको बॉडी को मिले, ताकि ट्यूमर साफ साफ खत्म होने का भी चांस इसमें है। तो पहले जमाने में बोलते थे कि स्टेज 4 में आपको 6 महीने मिलेगा, 1 साल मिलेगा लाइफ। आजकल एटलीस्ट तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ कुछ कैंसर में जिसमें जीन आइडेंटिफाइड है और दवाई लेते थे तो कम से कम बोलते 5 साल तक तो लाइफ तो निकाल सकते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज प्रिसीजन मेडिसिन में एवरी पेशेंट इज यूनिक। आप सबसे अलग है, आपको जो डिजीज हुई है वो अलग है, आपका जो जीन्स है वो अलग है। हम हर पेशेंट्स को उनके जीन आइडेंटिफाई कराते हैं। जब भी आपकी बायोप्सी होती है, लोग पूछते हैं बायोप्सी क्यों कराना है, बायोप्सी आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। उसी में कुछ जीन्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। हर जीन के लिए अब हमारे पास कम से कम 50 जीन्स के लिए दवाइयां हैं, जिन जीन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उससे ट्यूमर काफी कंट्रोल में रहता है। सो सबसे ज्यादा कॉमनली तो ब्रेस्ट में ही यूज होता है, जो मोस्ट कॉमन यूज हुआ। सबसे ज्यादा ER-PR के वजह से रेडिकलाइज हो गया ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट। सो वो तो प्रिसीजन मेडिसिन बहुत टाइम से चल रहा है। सो आपका ओपिनियन क्या है प्रिसीजन मेडिसिन? डेफिनेटली देखो, ब्रेस्ट में तो ER-PR के हिसाब से ही सारा ट्रीटमेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स जो है ब्रेस्ट कैंसर के हम बोलते हैं कि पहले क्या देना है, कीमो करना है, सर्जरी करना है, वो सारा उन्हीं पे डिपेंड करता है। वो भी समझना बहुत जरूरी है कि पहले तो बायोप्सी के लिए ही पेशेंट कन्विंस नहीं होता कि बायोप्सी क्यों करनी है, मैडम सीधा कर दो ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही समझना जरूरी है कि बायोप्सी से हमें उसका ट्यूमर का टाइप, आपके जीन का टाइप, वो सारा हमें क्लियर होता है, ताकि उससे हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जिससे आपको फायदा होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। समटाइम अगर हम जीन आइडेंटिफाई करते हैं, वी कैन सेव सर्जरी मेनी टाइम। और उसको अगर सर्जरी करनी है रेडिकल सर्जरी के बजाय वो कंजर्वेटिव सर्जरी पे जा सकते हैं। फीमेल्स में तो ऑलमोस्ट 50% इसी पे डिपेंड करता है, आपको रेडिकल सर्जरी करनी है या सर्जरी नहीं करनी है। मेनी पेशेंट्स कैन बी सेव्ड आफ्टर बायोप्सी। सो लास्ट स्लाइड, जस्ट लास्ट वो करते हैं, स्टार्टिंग विद डॉक्टर मोहन। व्हाट यू सी द फ्यूचर ऑफ रेडियोथेरेपी इन नेक्स्ट 5 years? ओके, रेडियोथेरेपी जो है अभी आज ज्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन रेडियोथेरेपी किसी न किसी फॉर्म में कम से कम 70% पेशेंट्स में यूज करते हैं। उनको इधर रेडिकल और फ्री ऑफ और एडजुवेंट और रेडियोथेरेपी है। तो रेडियोथेरेपी के बगैर जो है कह सकते हैं कि कैंसर का इलाज जो है बहुत सारे कैंसर में तो संभव नहीं है। नेक्स्ट 5 years में आप क्या देखते हैं, क्या एडवांसमेंट आ जाएगी? और मतलब स्पेसिफिक SBRT आ जाएगा, स्पेसिफिक साइट्स तो आया हुआ है कि वो प्रिसीजन जो है वो नई टेक्नोलॉजी को ग्रो करेगी, स्पेसिफिकली साइट्स पे जा पाएंगे, रिएक्शंस कम हो जाएंगी। हाँ, तो प्रिसीजन का मतलब ये है कि हाई डोज टू द ट्यूमर एंड मिनिमम डोज टू द सराउंडिंग टिश्यू। जैसे MIMRT से IGRT SBRT की तरफ जाते हैं तो प्रिसीजन हाई होता है। हम बॉडी के अब किसी भी पार्ट में किसी भी जगह रेडिएशन मशीन से रेडिएशन दे सकते हैं, चाहे वो बॉडी के किसी भी पोर्शन में हो। जहां सर्जन्स नहीं पहुंच सकते वहां रेडियोथेरेपी चलिए। सो मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में ऑलरेडी काफी सारे एडवांसेस है। जैसे मैंने बताया, पुराने जमाने में कीमो होती थी, कीमो अभी भी चल रही है। उसके बाद टारगेटेड थेरेपी आया। टारगेट थेरेपी एग्जैक्ट आपका जो जेनेटिक टारगेट है उसको हिट करेंगे, ट्यूमर को हिट करेंगे, बाकी नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, उसको बचा सकते हैं। तीसरी चीज अभी इम्यूनोथेरेपी भी आया। इम्यूनोथेरेपी भी काफी हायर एंड का है, काफी एडवांस है, सर्वाइवल भी बढ़िया। आने वाले टाइम्स में सोच रहा हूँ कि मतलब
कैंसर भी एक डायबिटीज हाइपरटेंशन से क्रॉनिक डिसीज हो जाएगा। अभी बोलते कि भाई आपका लाइफ 2 साल है, 3 साल है, 5 साल, आने वाले टाइम में हम बोल सकते हैं कि आपका दवाई चलती रहेगी, आपका नॉर्मल लाइफ चलता रहेगा। सर सर्जरी में, न्यूरो सर्जरी में, न्यूरो ब्रेन ट्यूमर्स में क्या एडवांसमेंट और आना पाते हो? ब्रेन ट्यूमर्स में सर्जरी तो सेम ही रही है, बट टेक्निक सर्जरी की काफी ज्यादा बदल गई है। पहले जैसे हम ओपन करते थे, आजकल न्यूरो नेविगेशन है जो हमने स्टार्ट करा है, तो विद अ वेरी स्मॉल इंसिजन पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज ऑन 3rd डे। और दूसरा, नॉर्मल टिश्यू कम डैमेज होता है तो अगेन मॉर्बिडिटी इज वेरी लेस, इवन वी आर डिस्चार्जिंग अ पेशेंट ऑन 5th डे। और कुछ सर्जरी ऐसी है जो पहले ओपन होती थी, अब नाक के रास्ते जैसे ट्रांसनेजल कर सकते हैं, इसमें भी लेप्रोस्कोपी का भी है। टेक्निक्स है चेंज, न्यूरो सर्जरी में सर्जरी को यू कैनॉट रिप्लेस विद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। देयर इज नॉट मच रोल ऑफ कीमोथेरेपी इन ब्रेन। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज सर्जरी followed by radiotherapy, and very few cancer where there is a role of palliative chemotherapy. डॉक्टर हमारे काफी ऑपरेटेड आपके पास वापस आते होंगे शायद, ये लीकिंग हो रही है, पेन हो रहा है, सो आपको लगता है पैलिएटिव केयर में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी फीमेल्स के लिए, हिस्टेक्टमी कराने के बाद, एक्सटेंसिव रेडिकल सर्जरीज के बाद कुछ चेंज हो सकता है? देखो, एक्सटेंसिव रेडिकल सर्जरी मैंने जैसे बोला कि सर्जरी सेम है, टेक्निक डिफरेंट हो गया। पहले ओपन होता था, फिर मिनिमल इन्वेजिव है, लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी में 2D 3D 4D ये आ गए, वर्जन अच्छे आ गए हैं। उसके बाद रोबोट आ गया। तो डेफिनेटली सर्जरी की जैसे जैसे टेक्निक अच्छी होगी, सर्जरी का प्रिसीजन उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी रिकवरी और पेशेंट अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। तो डेफिनेटली सर्जरी किस तरीके की, कहाँ पे और कैसे हो रही है, वो तो डिपेंड करता है। एंड बिसाइड दैट रेडियो कीमोथेरेपी एंड जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देते हैं, डेफिनेटली बैक टू नॉर्मल लाइफ। मैं तो पूरा टॉक ही दिया आपको कि सर्जरी क्या में कैसे एडवांस होगी। हम सारी हाई एंड सर्जरीज कर रहे हैं, मतलब सब लैप्रोस्कोपिकली और सब थोरैकोस्कोपिकली होता है आजकल, पेशेंट बहुत जल्दी घर चले जाते हैं। सो आई थिंक दैट कंक्लूड द सेशन। थैंक यू सो मच। हाँ, पेशेंट एनीबडी फ्रॉम यू कैन आस्क। कितना मतलब रिस्क है, मतलब क्योरेबल है, और कब तक हम उससे ठीक हो सकते हैं? फिर वही स्पाइन में हम ट्यूमर 2 तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो जो स्पाइन से ही शुरू हो रहा है, जिसको हम प्राइमरी स्पाइन ट्यूमर कहते हैं। और प्राइमरी स्पाइन ट्यूमर ये सबसे अच्छा 80% दे आर बिनाइन। 100 में से 80 स्पाइन ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं। अगर एक बार उनको निकाल दे तो दोबारा नहीं होते, और उनमें रिकवरी भी बड़े फास्ट होती है। वी हैव डन ऑलमोस्ट मोर देन 1000 बिनाइन ट्यूमर, जो पैरों के चल व्हील चेयर या उस पे आए थे, चल ही नहीं पाते थे, और वो सभी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। और दूसरे जो 20% ट्यूमर जो बॉडी के किसी और पार्ट से ब्लड के रास्ते या लिम्फ नोड के रास्ते स्पाइन में आ जाते हैं, उनमें रिजल्ट अच्छे नहीं है। पर उनमें भी पैलिएटिव सर्जरी इसलिए जरूरी है ताकि जब तक पेशेंट है वो चलता फिरता रहे। उसमें जो रिजल्ट है वो डिपेंड करते हैं प्राइमरी सर्जरी, प्राइमरी बीमारी वो कहां से शुरू हुआ है, उसका इलाज कैसा है। पर सर्जरी इसलिए जरूरी है ताकि वो नॉर्मल लाइफ रहे। अगर 5 साल 10 साल उस बीमारी का, अगर स्पाइन ट्यूमर को ऑपरेट नहीं करें तो स्पाइन ट्यूमर में जो रिस्क है वो पेट की सर्जरी से और ब्रेन की सर्जरी से मुकाबले 100। तो जितने भी कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी है, पेट चल नहीं पाता, कमर में लंबे समय तक पेन है, हमें जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके सर्जरी करें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन। मेरी स्पेशलिटी जनरल सर्जरी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। मैं जनरल लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ कि जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव अर्ली डिटेक्शन, तो किस एज ग्रुप में आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप करवाइए? लाइक गृहिणी में है तो ये जो पेप स्मीयर है, ये किस एज ग्रुप में हम लेडीज को एडवाइस करें कि इस एज ग्रुप में करवानी चाहिए? इसी तरह से फॉर एवरी कैंसर किस एज ग्रुप में हमें किस तरीके का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए? और जो आजकल मार्कर्स हैं और हैं, तो किस एज ग्रुप में, किस एसिम्प्टोमेटिक में, परफेक्टली हेल्दी लोगों में जल्दी डिटेक्ट करने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए क्या कोई पैकेजेस हैं इस तरीके के हॉस्पिटल में? तो प्लीज वो बताइए। Pap smear after the start of sexual activity, female को pap smear करवा लेना। After the start of sexual activity और after the age of 21, गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि पैप स्मीयर करवाना चाहिए। पैप स्मीयर टेस्टिंग में अगर वो रिपोर्ट नॉर्मल है
तो एवरी 3 ईयरली हम उसे रिपीट करते हैं। और उसके साथ अगर हमने फर्स्ट टेस्ट में एचपीवी करवाया है, अगर एचपीवी पॉजिटिव है या सैंपल में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें एवरी ईयरली करवाना है। और अगर एचपीवी नेगेटिव है, सैंपल नेगेटिव है, देन एवरी 5 ईयरली करवाना है टिल द एज ऑफ 55-60। आफ्टर दैट इट इज नॉट रिकमेंडेड। एंड इसके अलावा वैक्सीन 2 तरीके से होती है। 9 to 14 ईयर ऑफ एज ग्रुप की फीमेल्स में 2 वैक्सीन देते हैं। अच्छा, तो एंड आफ्टर 15 ईयर ऑफ एज टिल 45 ऑफ ईयर एज 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन जाती है। ये टॉपिक हमारा एक्चुअली रह गया, हम चाहते थे सबको बताना, बट एक्चुअली 60% कैंसर सब नियरली प्रिवेंटेबल है। तो सर्विक्स हो गया, मैडम ने बताया आप वैक्सीन लगवा सकते हो, आप पैप स्मीयर करा सकते हो और 5 साल में। ब्रेस्ट हो गया, ब्रेस्ट में स्क्रीनिंग मेमोग्राफी हो गई, हर साल हो रही है, उसका एज अलग अलग दी हुई है, 35-40 से स्टार्ट हो गए। लंग कैंसर है, लंग कैंसर के लिए एवरी 5 ईयर आप एक सीटी स्कैन करा सकते हो। लो डोज सीटी स्कैन होता है जो कि हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, सारे हॉस्पिटल्स में हो रहा है। आप 5 साल में एक बार सीटी स्कैन कराएं और अगर उसमें कोई नोड्यूल आता है तो 5 साल में रिपीट करा के देख सकते हैं, अगर वो लो रिस्क नोड्यूल है तो। उसके अलावा मेल्स में पीएसए का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट है। अगले 7 दिन हमारे कैंप जो चल रहा है उसमें सारी ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं लो कॉस्ट पे एकदम। सो नियरली 60% जो हम ट्यूमर्स देखते हैं वो किसी ना किसी तरह अर्ली डिटेक्ट हो सकते हैं। सो आपके जो फैमिली में कोई भी बंदा 30-40 के अराउंड है, वो आके और ऑन्कोलॉजिस्ट से एक ओपिनियन लेके और बैठ के बात करें तो उसको ज्यादा समझाया जा सकता है। जनरलाइज्ड बहुत सारी चीजें अभी हम कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बैठे बात करें और अपने टेस्ट करवा के चले जाए, 4-5 साल बाद फिर दोबारा टेस्ट करवाएं, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। नमस्कार जी। एक मेरा ये कहना था, एक लोग रिपोर्ट्स लेके आते हैं, अरे सर मैंने ये सारी रिपोर्ट कराई और हर 1 साल से करा रहा हूँ, तो ये आजकल ट्रेंड होल बॉडी ब्लड टेस्ट, ये इतनी सारी लेबोरेटरीज दे आर मशरूमिंग लाइक एनीथिंग। किसी भी कैंसर के मरीज 3-4 का करवा लो, किसी भी से उनकी सब रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी बिकॉज दे आर अननेम्ड, उनका कोई पर्पज ही नहीं है करने का। तो डॉक्टर की परमिशन से, और कॉस्ट भी उनमें इतनी लगती है, जो अगर हम डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे करें ऑलमोस्ट 1/10 डोज में वी कैन डायग्नोज द डिजीज रेदर देन गोइंग फॉर होल बॉडी। ये तो बिल्कुल ही लाल लेबोरेटरी है, रिंडेक्सी है, मैक्स है, अब ये टाटा वनेजी आ गई, वो घर से ही सैंपल ले जाते हैं। वो सैंपल नहीं लेके जाते, बेसिकली दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम यू, जिनका कोई यूज ही नहीं है, उसमें कोई मार्कर नहीं है, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, सिर्फ ब्लड टेस्ट है नॉर्मल। तो इस पे ध्यान करना और इसके लिए अवेयरनेस करना जरूरी है। और पेशेंट आगे हमारे बताना सर ये रेड डॉट में लिखा हुआ है, ये उसमें लिखा हुआ है, जिसका कोई मायने नहीं। Namaskar. I'm Ravi Mehta from Rotary Circle Isar. First of all, I would like to thank all of you for organizing such a meaningful event. Rather, people expect these things, these awareness programs from the hospital like Sarvesh and Sarvodaya. मैं चाह रहा हूं कि जितनी भी चीजें आपने बताई उसमें एक आम आदमी के लिए कुछ सरल चीजें मैं करना चाहता हूं, जिससे आम आदमी को पता चले कि बिल्कुल सिंपल चीजें क्या है। टेक्निकल चीजें आपने बताई, मैंने सुनी, अच्छा लगा। जो आपने प्रिवेंशन की चीजें बताई उसमें किस तरह की चीजें ऐसी हैं कि आदमी नहीं करे तो कैंसर की तरफ नहीं बढ़ेगा, और जो रीजंस आपने कैंसर के बताए, अगर ये सब चीजें एक इंसान इनको अवॉइड करे तो क्या ये सही है कि कैंसर नहीं ही होगा। और एक मेरा सजेशन था, क्योंकि हम सोशल सर्विस करते हैं, कि इस तरह की कुछ चीजें बिल्कुल साफ लिखने के बाद एक ऐसे पॉम्फलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे आम आदमी को कि यहाँ तो कितने लोग आए हैं, और पॉम्फलेट्स हम छापेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे बहुत लोगों को पता चलेगा कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और ये चीजें हैं उनको 3 पोर्शन में बांट के। ये मेरा सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज। सर मैं आपको वही कहना चाह रहा था, जैसे सर भी कह रहे थे, ये हम इसको टोन डाउन करने के बाद इस लेवल पे ला पाए हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स डिजीज से डील कर रहे हैं हम लोग, जो कि टोन डाउन करने के बाद भी इससे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा भी समझाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जेनेटिक डिजीज है जो कि बहुत ही जेनेटिक लेवल पे होती है। इसके रिस्क फैक्टर पता हो सकते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आप ओबेस हैं, आपके अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना जरूरी है। वो भी आपको बता पाएगा आपको कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, आप इनको खत्म कर सकते हैं। वो शॉर्ट आपका रिस्क गायब नहीं कर देगा। आपको कैंसर होने से वो पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता, नोबडी कैन राइट ऑन पेपर कि आपको कभी नहीं होगा,
बट क्या है, आपके रिस्क फैक्टर कम करने से आपका परसेंटेज कम हो जाएंगे, चांसेस। यही मेरा सवाल। और फैमिली हिस्ट्री भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री पे हमने डिस्कशन नहीं किया। आपकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सेकंड डिग्री रिलेटिव किसी को भी अगर हुआ है कभी भी, तो आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए अर्लीस्ट, ठीक है, क्योंकि वो ही आपकी हिस्ट्री को सिंप्लीफाई कर सकता है और फिर बता सकता है कि आपको रिस्क है नहीं है। रिस्क है तो ये स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दीजिए आज से, हर साल ये करवाना है, 5 साल में ये करवाना है, 10 साल में ये करवाना है। वो चीज हर बंदे के लिए हर चीज पे अप्लाई नहीं होती। अवेयरनेस के लिए हम अगर पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें तो दैट कैन हेल्प, प्लीज। वो हम करेंगे सर। दूसरा मेरा एक सवाल सप्लीमेंट्री है, अगर मैं डॉक्टर्स के पास रेगुलर जा रहा हूं, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो सबसे पहले पता चले कि ऐसा सिम्टम आने के बाद आपको ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना ही जाना है? एनीथिंग विच इज नॉट हीलिंग, मतलब कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रही है जो अपने आप ठीक नहीं हो रही है, तो वो देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपको पेन हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, आपको कोई अल्सर है, कोई भी ऐसी ब्लीडिंग है, कोई भी ऐसा सिम्टम है जो ठीक नहीं हो रहा है, 1 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, यू नीड टू गो। एक आम आदमी के लिए किस स्टेज तक का कैंसर को हम 100% ट्रीट कर सकते हैं? जैसे आम आदमी जानता है कि पहली स्टेज का है, दूसरी स्टेज का है, तो कौन सी स्टेज तक को हम 100% ट्रीट कर सकते हैं? और बाद वाला सेकंड पार्ट ये है कि क्या अगर वो नहीं होने वाला तो उसको क्या लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है या 100% ओके हो जाता है? एवरी पेशेंट इज ट्रीटेबल, एवरी पेशेंट is treatable at any stage. I'll answer your question. It's not curable. It's not curable at every stage, but it's treatable. हम ट्रीट करके पेशेंट को बेटर लाइफ, prolonged life, better quality of life दे सकते हैं। Yes. But every patient is unique. सर आप कुछ कहें? मैं क्यूरेबिलिटी की बात करूं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेज। अगर अर्ली स्टेज में बात करेंगे तो इन जनरल अगर मैं समराइज करता हूं, हर एक बीमारी का सर्वाइवल अलग है। और इफ यू वांट मी टू समराइज एवरीथिंग, आई कैन मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट स्टेज में 90 to 95% क्योर हो जाएंगे, सेकंड स्टेज में 80% क्योर हो जाते हैं, थर्ड स्टेज में 50-50 आप मान सकते हैं क्यूरेबिलिटी का। लाइक दैट। हाँ, स्टेज 4 में क्योर होता नहीं, यू कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ। Yeah, this is what I was asking. Yes, earlier it was 1 year, now it can be 3 to 5 years in stage. Thank you so much. Thank you. सर एक मेरा सवाल है। मैंने एक 2015 में एक रिपोर्ट पढ़ी थी इंडिया टुडे की, उसमें था कि इंडियन मार्केट में जितने टूथपेस्ट है उसमें 85% में सोडियम लॉरेन सल्फेट है, तो जिससे कि कैंसर होता है। क्या ये सही है या मिथ है? इसमें काफी स्टडीज आ चुके हैं, काफी कंट्रोवर्सी है, बट ऐसे कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं मिला अभी तक उसको एस्क्राइब करने के लिए कैंसर का। जिस क्वांटिटी में हम यूज करते हैं उसमें वो कैंसर नहीं। देखिए यही है, चाय से होता है, पानी से होता है, हवा से भी होता है, देखिए सब चीजों से होता है। यही एक जेनेटिक बीमारी है, उसके रिस्क फैक्टर्स कम किए जा सकते हैं। रिस्क फैक्टर हर चीज कम करनी चाहिए। आपको क्लीन एयर में रहना चाहिए, बट हम शहर छोड़ के तो बाहर नहीं जा सकते हैं। हमें साफ पानी पीना चाहिए। तो रिस्क फैक्टर कम करने की बात है। आप जो चीजें भी सुधार सकते हो, सबसे पहले आप अपनी बॉडी पे काम कर सकते हो। आप अपना बॉडी वेट ठीक रखो, आप ओबेसिटी कम करो, एक्सरसाइज करो, अपना पानी ठीक करो, खाना ठीक करो। इन सब चीजों से रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। बाकी बची हुई जो जेनेटिक चीजें हैं उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलकर और स्क्रीनिंग स्टार्ट करिए।